25 साल सोचिए जरा, एक ही राज्य, एक ही नेता, एक ही पार्टी, चौथाई सदी, और फिर अचानक सब बदल गया। हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। ओडिशा में जो हुआ उसने वाकई पूरे देश का ध्यान खींचा है। बिल्कुल। नवीन पटनायक और बीजेडी, मतलब साल 2000 से लगातार सत्ता में, एक तरह से पर्याय बन गए थे उड़ीसा की राजनीति का। सही कहा। और उनकी शुरुआत भी तो जबरदस्त थी। शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन में काम, और हाँ, वो महिलाओं वाली योजनाएं, मिशन शक्ति वगैरह। हाँ, उनसे तो उन्हें काफी लोकप्रियता मिली थी, लगातार जीतते रहे। जी, लोगों का भरोसा था, एक स्थिर सरकार की छवि थी। तो फिर सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या? 25 साल का ये किला, ये भरोसा, ये टूटा कैसे? जनता ने शंख छोड़कर कमल क्यों चुन लिया? यही समझने की कोशिश करेंगे आज कि भाई इस बड़े राजनीतिक बदलाव के पीछे क्या था, कौन से कारण थे। हाँ, मतलब जो भी जानकारी है, जो विश्लेषण है, उसके आधार पर देखते हैं कि भाजपा का ये उदय और बीजेडी का ये पतन, इसके पीछे की कहानी क्या है। बिल्कुल, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लोगों की बदलती सोच, उनकी उम्मीदें, राजनीतिक चालें, इन सब की मिलीजुली कहानी है। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। ये जो 25 साल का बीजेडी का शासन था, ये इतना लंबा चला कैसे? क्या था उनकी सफलता का राज? देखिए, सबसे पहले तो नवीन पटनायक खुद, उनकी अपनी छवि। हाँ, वो तो थे, एकदम साफ सुथरी, कोई कंट्रोवर्सी नहीं। बिल्कुल, और विकास पर फोकस। फिर उन्होंने जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई, खासकर गांव में महिलाओं के लिए, उसने एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया। अच्छा। मिशन शक्ति का जिक्र आपने किया ही। आपदा प्रबंधन में भी उनका काम सराहा गया। तो एक मजबूत संगठन, एक चुनावी मशीनरी, सब तैयार हो गया था। लेकिन कहते हैं ना कि सत्ता में ज्यादा वक्त रहने पर कुछ दिक्कतें भी आती हैं। क्या ऐसा लगने लगा था कि सरकार और लोगों के बीच कोई दूरी आ रही है? हाँ, पिछले कुछ सालों से ये सुगडुआड़ तो थी। कई विश्लेषक कह रहे थे, जमीन से भी ऐसी खबरें आ रही थी कि वो जो पहले वाला सीधा कनेक्शन था ना, वो शायद कम हो रहा था। एक एहसास पनप रहा था कि अब सरकार उतनी आसानी से मिलती नहीं, सुनती नहीं, कुछ खास लोग ही हावी हैं। ये जो बात है ना कि कुछ चुनिंदा लोगों की ही सुनी जा रही है, सरकार कट गई है, इसके पीछे क्या जमीनी वजहें दिख रही थी? देखिए, एक तो स्वाभाविक है, इतने साल बाद थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी तो आती है। वो तो है। दूसरा, नौकरशाही का दबदबा बढ़ने की बातें होने लगी कि भाई चुने हुए नेताओं से ज्यादा अफसरशाही हावी है। इससे जो पार्टी का आम कार्यकर्ता था या स्थानीय नेता, वो थोड़ा कटा हुआ महसूस कर रहा था। अच्छा, मतलब कार्यकर्ताओं में भी थोड़ी नाराजगी थी। हाँ, और इसी माहौल में वो चुनिंदा लोग वाली बात और पुख्ता होती गई। और कुछ मुद्दे भी थे क्या जो सीधे जनता को परेशान कर रहे थे, जैसे बेरोजगारी? बिल्कुल बिल्कुल, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरी, खासकर पढ़े लिखे नौजवानों में। उड़ीसा में इंडस्ट्रीज उतनी तेजी से नहीं बढ़ी शायद जितनी युवाओं की उम्मीदें थी। सरकारी नौकरी कम, प्राइवेट में मौके नहीं, तो एक निराशा तो थी। हाँ, ये अधूरी उम्मीदें, ये तो किसी भी सरकार के लिए खतरनाक हो सकती हैं। सही बात है। और फिर लोकल लेवल पर करप्शन की शिकायतें भी थीं, छोटी छोटी बातें, लेकिन धीरे धीरे भरोसे को कम करती हैं। तो ये तो हो गई शासन की बातें, जमीनी मुद्दे। लेकिन इस चुनाव में एक और चीज बहुत उछली, पार्टी के अंदर एक खास व्यक्ति का कद बढ़ना और उससे जुड़ा ओडिया अस्मिता का सवाल। हाँ, वीके पंडियन, उनका जिक्र तो होना ही है। वो इस चुनाव के केंद्र में आ गए थे। ये कौन थे? मतलब इनका इतना प्रभाव कैसे बढ़ा? वो पहले ब्यूरोक्रेट थे, तमिलनाडु से हैं मूल रूप से, और नवीन पटनायक के बहुत करीबी सहयोगी बन गए। इतने करीबी कि उन्हें अगला मुख्यमंत्री तक कहा जाने लगा था। ओह, एक पूर्व नौकरशाह, और वो भी राज्य के बाहर से, और उन्हें अगला नेता माना जा रहा था। जी, और यहीं पर भाजपा ने अपना दांव खेला। उन्होंने इसे बाहरी दखल का मुद्दा बना दिया। अच्छा, तो एक अंदरूनी मामला, उसको विपक्ष ने, भाजपा ने ओडिया अस्मिता यानी ओडिया गौरव से जोड़ दिया। ये कैसे किया उन्होंने? यही तो राजनीति है। भाजपा ने इसे ऐसे पेश किया कि देखो, ओडिशा का भविष्य, ओडिशा का मान सम्मान क्या एक गैर ओडिया व्यक्ति के हाथ में होगा? इसे ओडिया पहचान पर हमले की तरह दिखाया गया। और पहचान का मुद्दा तो वो लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। बिल्कुल, भाजपा ने अपनी रैलियों में, भाषणों में लगातार यही कहा, मुख्यमंत्री तो भूमिपुत्र ही होगा, ओडिशा का बेटा ही बनेगा। और ये बात लोगों को क्लिक कर गई। क्या बीजेडी इसका जवाब नहीं दे पाई, या उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये मुद्दा इतना बड़ा बन जाएगा? लगता तो यही है कि शुरुआत में वो इसकी गहराई समझ नहीं पाए। नवीन जी ने पंडियन का बचाव तो किया, लेकिन तब तक भाजपा ये नैरेटिव सेट कर चुकी थी।
तो ओडिया अस्मिता का सवाल सिर्फ पंड्यन तक नहीं रहा, वो एक तरह से बीजेडी के पूरे 25 साल के शासन पर सवाल बन गया कि क्या ये पार्टी अब भी ओडिशा की आत्मा को समझती है। बाप रे, मतलब पहचान और अस्मिता का भावनात्मक मुद्दा। और इसके साथ साथ धर्म वाला एंगल भी आया। हाँ, वो जगन्नाथ मंदिर वाला विवाद। हाँ, वो भी एक अहम फैक्टर था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र जी। वहां के रत्न भंडार, मतलब जो खजाना है, उसकी चाबियां खोने की बात आई और फिर वो भंडार खोला नहीं गया। इसको लेकर बहुत विवाद हुआ। चाबियां खो गईं और खजाना खोला नहीं गया, ये तो बड़ी अजीब बात है ना। भाजपा ने इसे जोर शोर से उठाया, कहा कि ये बीजेडी सरकार की लापरवाही है, उड़िया संस्कृति और आस्था का अपमान है। उन्होंने वादा कर दिया कि हम आएंगे तो रत्न भंडार का सच सामने लाएंगे। और क्या लोगों ने इस पर यकीन किया? मतलब क्या इसका असर हुआ जमीन पर? बिल्कुल हुआ। जगन्नाथ मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं, वो उड़िया पहचान का प्रतीक है। रत्न भंडार की ये मिस्ट्री और सरकार का रवैया, इसने लोगों के मन में शक पैदा किया। भाजपा ने इसे आस्था और पारदर्शिता दोनों से जोड़ दिया। तो एक तरफ अस्मिता, दूसरी तरफ धर्म, ये भावनात्मक मुद्दे तो थे ही, लेकिन भाजपा ने कुछ ठोस वादे भी किए ना, पैसे वाले वादे। हाँ, ये उनकी रणनीति का दूसरा मजबूत पहलू था। महिलाओं के लिए सुभद्रा योजना, 50,000 रुपए का कैश वाउचर। 50,000? ये तो बहुत बड़ा वादा है। बहुत बड़ा, खासकर गांव की महिलाओं के लिए, गरीब परिवारों के लिए। इसने सीधे सीधे महिला वोटर्स को खींचा, जो कि पारंपरिक रूप से बीजेडी के साथ मानी जाती थीं। लेकिन बीजेडी की भी तो योजनाएं थी ना महिलाओं के लिए, जैसे मिशन शक्ति। क्या ये नया वादा उन पर भारी पड़ गया? ऐसा ही लगता है। देखिए, मिशन शक्ति पुरानी और सफल योजना थी, लेकिन ये जो एक मुश्त बड़ी रकम का वादा था ना, 50,000 रुपए, ये शायद ज्यादा तुरंत और ज्यादा आकर्षक लगा। बात तो सही है। और इसी तरह किसानों के लिए धान का एमएसपी बढ़ाकर 3100 रुपए प्रति क्विंटल करने का वादा और 48 घंटे में पेमेंट। अच्छा, किसानों के लिए भी? हाँ, ओडिशा कृषि प्रधान राज्य है, धान मुख्य फसल है। एमएसपी हमेशा से सेंसिटिव मुद्दा रहा है। बीजेडी पर पहले भी आरोप लगते थे कि एमएसपी ठीक से नहीं मिल रहा, तो ये वादा भी बहुत अहम साबित हुआ। तो मतलब भाजपा ने एक तरफ तो इमोशनल मुद्दे उठाए, अस्मिता, धर्म, और दूसरी तरफ जेब पर असर डालने वाले वादे किए, महिलाओं को कैश, किसानों को ज्यादा एमएसपी, डबल अटैक जैसा। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन ये दोनों चीजें जुड़ी हुई थी। भावनात्मक मुद्दे एक माहौल बना रहे थे बदलाव का, मौजूदा सरकार से नाराजगी का। अच्छा। और जो आर्थिक वादे थे, वो उस बदलाव को एक पॉजिटिव चेहरा दे रहे थे कि सिर्फ गुस्सा नहीं है, एक बेहतर कल की उम्मीद भी है जो भाजपा दे रही है। समझ रही हूँ। तो इस दोहरी रणनीति ने बीजेडी के किले में अच्छी खासी सेंध लगा दी। और फिर आए 2024 के नतीजे, जिसने सबको हिला दिया। 25 साल का किला ढह गया। क्या कहते हैं आंकड़े? आंकड़े तो विधानसभा की 147 सीटें हैं ओडिशा में। हाँ। भाजपा को मिली 78, स्पष्ट बहुमत। 78। और बीजेडी सिमट गई 51 पर। सोचिए, 2019 में उनके पास 112 सीटें थी। हाँ। और भाजपा के पास सिर्फ 23। बाप रे, 112 से 51 और 23 से 78, ये तो जबरदस्त उलटफेर है। बहुत बड़ा। हाँ। और लोकसभा में तो और भी कमाल हो गया। हाँ, लोकसभा का क्या रहा? 21 में से 20 सीटें भाजपा ले गई। 21 में से? जी। बीजेडी का खाता भी नहीं खुला लोकसभा में। पिछली बार 2019 में बीजेडी को 12 मिली थी, भाजपा को 8। मतलब क्लीन स्वीप। हाँ। विधानसभा में बहुमत और लोकसभा में लगभग सारी सीटें। ये तो सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी नहीं लगती। हाँ। ये तो भाजपा की लहर कही जाएगी, है ना? हाँ, इसे एक मजबूत भाजपा लहर कहना गलत नहीं होगा। और ये लहर बनी कई चीजों से मिलके। एंटी इनकम्बेंसी थी, नेतृत्व बदलने की चाहत थी, ओडिया अस्मिता का मुद्दा था, धार्मिक भावनाएं थी, लुभावने वादे थे, और हाँ, प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और भाजपा की अपनी चुनावी मशीनरी, इन सब का मिला जुला असर था। मतलब बीजेडी शायद समझ ही नहीं पाए कि हमला चारों तरफ से हो रहा है। शायद वो इस बहुआयामी चुनौती का ठीक से मुकाबला नहीं कर पाए। तो अगर हम पूरी तस्वीर को समेटे तो ये बदलाव अचानक नहीं हुआ। सालों से जमीन तैयार हो रही थी। धीरे धीरे असंतोष बढ़ रहा था, युवाओं में निराशा थी, लीडरशिप पर सवाल थे, फिर भावनात्मक मुद्दे उठाए गए और आखिर में भाजपा के वादों और प्रचार ने काम कर दिया। एकदम सही कहा आपने। बड़े राजनीतिक बदलाव वो रातों रात नहीं होते। वो धीरे धीरे लोगों की सोच में, उनके भरोसे में जो बदलाव आता है, उसका नतीजा होते हैं। 25 साल के शासन ने जो स्थिरता दी थी, उसी के अंदर असंतोष भी पल रहा था। और जब उसे अस्मिता, धर्म,
आर्थिक उम्मीद जैसे मुद्दों का खाद पानी मिला तो वो तेजी से बढ़ गया और नतीजा सामने है, सत्ता परिवर्तन। और ये हमें राजनीति का वो मूल सबक याद दिलाता है, भरोसा। जब वो टूटता है तो फिर कितना भी मजबूत किला हो, ढह ही जाता है। कि हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही, हमारी पहचान खतरे में है, तो भरोसा टूटने लगता है। ओडिशा में बीजेडी के साथ शायद यही हुआ। 25 साल का भरोसा धीरे धीरे कमजोर हुआ और 2024 में टूट गया। जी। और जहां एक भरोसा टूटता है वहां नई उम्मीदें जन्म लेती हैं। लोगों ने बदलाव को वोट दिया है, नई सरकार चुनी है। हाँ, हर बदलाव नई उम्मीदें लेकर आता है। अब भाजपा के सामने चुनौती है। जिन वादों पर वो सत्ता में आए हैं उन्हें पूरा करना होगा, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। ओडिशा के लिए ये एक नया अध्याय है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ओडिशा का ये नतीजा सिर्फ सीटों का हेरफेर नहीं है। ये कहानी है लंबे समय की स्थिरता के बीच पनपते असंतोष की, बदलती उम्मीदों की, असरदार राजनीतिक चालों की और सबसे बढ़कर जनता के भरोसे के टूटने और फिर से बनने की। सही कहा। ये याद दिलाता है कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। कोई भी हमेशा के लिए अपराजय नहीं होता। जनता का मन बदलता है और पार्टियों को इसे समझना होता है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिएगा जरूर, क्या किसी भी लोकतंत्र में किसी एक पार्टी या नेता का इतने लंबे समय तक सत्ता में रहना, मतलब दशकों तक, क्या वो अपने आप में ही पतन के बीज नहीं बो देता? और क्या ओडिशा का ये नतीजा भारत के बाकी क्षेत्रीय दलों के लिए भी कोई इशारा है? सोचने